गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका सुधाकर सिंह एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर। गाइस, मैं हमेशा एक ही बात बोलता हूं कि ज़िंदगी में कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। गाइस, आज हम लोग जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे यूपी टेट 2021 के ऊपर। और जैसा कि हम और आप जानते हैं कि यूपी टेट में 150 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। हर सब्जेक्ट से 30-30 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो आज हम लोग चर्चा करेंगे वह चर्चा करेंगे बाल मनोविज्ञान के ऊपर। बाल मनोविज्ञान में 30 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? बाल मनोविज्ञान से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। वह 30 प्रश्न किन किन चैप्टरों से पूछे जाएंगे, सबसे पहले हमें वह जानना बहुत ज़रूरी है। तो आइए गाइस, देर ना करते हुए आज हम लोग सबसे पहले तो जानते हैं बाल मनोविज्ञान का सिलेबस क्या होगा। बाल मनोविज्ञान का सिलेबस क्या होगा, हमें किन किन चैप्टरों को पढ़ना पड़ेगा और कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे, उन सभी प्रश्नों के बारे में जानते हैं कि वह प्रश्न किन किन चैप्टरों से आएंगे। तो गाइज, आइए सबसे पहले जानते हैं कि हमें क्या पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हमें पढ़ना पड़ेगा बाल विकास एवं सिद्धांत। क्या पढ़ना पड़ेगा? बाल विकास एवं सिद्धांत। उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा सामाजिक प्रक्रिया। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा जीन पियाजे, कोहल वर्ग एवं वायोगोत्स्की के सिद्धांत। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा समाज निर्माण में लैंगिक मुद्दे। उसके बाद अगर मैं बात करूं आगे, फिर हमें पढ़ना पड़ेगा अधिगम का मूल्यांकन। क्या पढ़ना पड़ेगा? अधिगम का मूल्यांकन। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा व्यक्तिक भिन्नताएं। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा भाषा और चिंतन। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा समावेशी शिक्षा व इसकी अवधारणा। फिर हमें पढ़ना पड़ेगा अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। उसके बाद संज्ञान और संवेग को हमारे सिलेबस में रखा गया है। उसके बाद प्रेरणा एवं प्रेरक कार्य को रखा गया है, और बुद्धि मूल्यांकन का सूत्र एवं श्रेणी को हमारे सिलेबस में रखा गया है। आगे अगर मैं बात करूं, उसके बाद हमें पढ़ना पड़ेगा सीखना। क्या पढ़ना पड़ेगा? सीखना, लर्निंग। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मनोवैज्ञानिकों के कथन को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो प्रतिपादकों के नाम को पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ 2005 को हमें पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं, हमें पढ़ना पड़ेगा आरटीई। क्या पढ़ना पड़ेगा? आरटीई, राइट टू एजुकेशन 2009 को भी हमारे सिलेबस में रखा गया है। क्या? आरटीई 2009, इसको भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हमने जाना कि हमें किन किन चैप्टरों से प्रश्न बनेंगे। उन सभी चैप्टरों के बारे में हमने आपको बताया कि यह चैप्टर क्या है कि बाल मनोविज्ञान में रखे गए हैं। यहीं से 30 प्रश्न बनेंगे। हमको यहाँ से जो है बहुत अच्छे ढंग से सारी चीज़ों को क्लियर करना है। यह 30 प्रश्न अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सबसे पहले तो अब हम जानते हैं मनोविज्ञान के बारे में। किसके बारे में जानते हैं? मनोविज्ञान के बारे में जानते हैं कि साइकोलॉजी क्या है। व्हाट इज़ साइकोलॉजी, अर्थात मनोविज्ञान क्या है, इसका अर्थ क्या है। इन प्रश्नों का उत्तर मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार से दिया है। तो आइए जानते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। तो साधारण रूप से मनोविज्ञान का विज्ञान या मानसिक क्रियाओं का अध्ययन है, अर्थात इसे मन की क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान इस तथ्य की व्याख्या करता है कि एक व्यक्ति का व्यवहार अर्थात आचरण दूसरे व्यक्ति से भिन्न किस प्रकार होता है। मानव स्वभाव व मानव के आचरण का पता लगाना मनोविज्ञान का मुख्य विषय है। भारतवर्ष में मनोविज्ञान का अध्ययन प्रारंभ से ही
दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। मनोविज्ञान जो अध्ययन है वह कहाँ पर किया जाता था? वह दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। किसके रूप में किया जाता था? दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में किया जाता था। यह एक विकसित होता हुआ विज्ञान है। जो मनोविज्ञान है यह क्या है? यह एक विकसित होता हुआ विज्ञान है। मनोविज्ञान धीरे धीरे विकसित होता हुआ दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। जो मनोविज्ञान पहले किस में हुआ करता था? मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र में दर्शन शास्त्र का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब से जैसे यह विकसित होता रहा वैसे ही यह क्या हो गया? दर्शन शास्त्र से अलग हो गया। उसके बाद कुछ मनोवैज्ञानिक हुए जिन्होंने इसको अपने शब्दों में बताने की कोशिश की। तो किसने क्या बताया, आइए हम उसके बारे में जानते हैं। रेवर्न महोदय के अनुसार, रेवर्न महोदय ने कहा है कि आधुनिक काल में एक परिवर्तन हुआ है। मनोवैज्ञानिकों में धीरे धीरे अपने विज्ञान को दर्शन शास्त्र से पृथक कर लिया। मनोविज्ञान ने अपने आप को किस प्रकार से दर्शन शास्त्र से अलग किया? इसे हम निम्न परिभाषाओं के आधार पर जान सकते हैं। नंबर 1, मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। क्या है? मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। मनोविज्ञान को उसके शाब्दिक अर्थानुसार आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया है, चूँकि इसे अंग्रेजी भाषा में साइकोलॉजी कहते हैं। मनोविज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? साइकोलॉजी कहते हैं, जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से हुई है। साइकोलॉजी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? जिसकी उत्पत्ति यूनानी भाषा के साइकी प्लस लोगस से हुई है, जहाँ साइकी का अर्थ है टू साउल अर्थात आत्मा का, और लोगस का अर्थ है अध्ययन या विचार या विमर्श करना। इस प्रकार इसे 16 शताब्दी में आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया, किंतु आत्मा के संबंध में उत्तर न दे पाने के कारण इस परिभाषा को अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नंबर 2, बताया गया कि मनोविज्ञान मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। 17वीं सदी में मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा गया, किंतु मन से जुड़े विचारों को भी स्पष्ट न कर पाने व उससे संबंधित प्रश्नों को स्पष्ट व्याख्या न कर पाने के कारण मन से जुड़ी मान्यता को भी अस्वीकृत कर दिया गया। क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कब कर दिया गया? 17वीं शताब्दी में। कब किया गया? 17वीं शताब्दी में इसको क्या कर दिया गया? अस्वीकृत कर दिया गया। आगे अगर मैं बात करूं, मनोविज्ञान चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। 19वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान को चेतना का अध्ययन करने वाला विज्ञान कहा। इनमें से विलियम्स, जेम्स वुंट, जेम्स सली आदि प्रमुख थे। मनोविज्ञान की इस परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए भी कई प्रश्न पूछे गए, किंतु इन प्रश्नों का उत्तर भी संतोषजनक रूप से नहीं दिया जा सका, अतः इस अर्थ को भी अस्वीकार कर दिया गया। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। 20वीं सदी के आरंभ में प्रमुख व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक वाटसन महोदय ने इस व्यवहार का अध्ययन करने वाला विज्ञान बताया, अर्थात मनोविज्ञान मानव व्यवहार का वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र या विषय विस्तार। मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रमुख क्षेत्रों को सम्मिलित किया जाता है। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे अगर मैं बात करूं, सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, व्यक्तिगत मनोविज्ञान, समान मनोविज्ञान,
पशु मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान, उत्पत्तिमूलक मनोविज्ञान, विकास मनोविज्ञान, शारीरिक मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, जियोसाइकोलॉजी पर्यावरण, व्यवहारिक मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, कानूनी मनोविज्ञान, चिकित्सा मनोविज्ञान, सलाह देने व निर्देशन का क्षेत्र, सरकारी सेवा के चुनाव का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान। तो हमने आपको बताया मनोविज्ञान के बारे में। आगे अब हम लोग चर्चा करेंगे विकास और अभिवृद्धि। विकास और अभिवृद्धि के बारे में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक था उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो विकास और अभिवृद्धि, बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है। जो विकास है, विकास और अभिवृद्धि, बालक के जो विकास की प्रक्रिया है कब से प्रारंभ हो जाती है? माता के गर्भ से ही प्रारंभ हो जाती है। बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व जब वह माता के गर्भ में आता है तभी से आरंभ हो जाती है और जन्म के बाद शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था व प्रौढ़ावस्था तक क्रमशः चलती रहती है। इस प्रकार वह विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ, किसकी? अभिवृद्धि एवं विकास का अर्थ। प्रायः अभिवृद्धि व विकास को एक ही अर्थ में प्रयोग किया जाता है और दोनों शब्द बढ़ने की दिशा की ओर संकेत करते हैं, किंतु मनोवैज्ञानिकों ने इन दोनों शब्दों में कुछ अंतर बताया है। सामान्य रूप से अभिवृद्धि का अर्थ शरीर व उसके अंगों के आकार, भार, ऊंचाई व लंबाई में वृद्धि से होता है। विकास का अर्थ इसे कहीं अधिक व्यापक है। यहाँ विकास का तात्पर्य मानवीय अथवा व्यक्तित्व के विकास से है। गर्भाधान से लेकर मृत्यु प्राप्त करने तक विकास का क्रम बना रहता है। इस क्रम में प्राणी के शारीरिक व मानसिक पक्ष में जो भी प्रगतिशील परिवर्तन होता है उसे हम विकास कहते हैं। मनोवैज्ञानिक फ्रैंक ने अभिवृद्धि को कोशीय वृद्धि के रूप में प्रयोग करते हुए कहा है कि शरीर व व्यवहार के किसी पहलू में जो परिवर्तन होते हैं उन्हें अभिवृद्धि कहते हैं व समय दृष्टि से व्यक्ति में जो परिवर्तन होते हैं उसे विकास कहते हैं। विकास में होने वाले परिवर्तनों के प्रकार क्या हैं? विकास में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को हरलॉक महोदय जो मनोवैज्ञानिक हुए उन्होंने 4 भागों में बांटा। विकास में होने वाले प्रमुख परिवर्तनों को हरलॉक महोदय ने 4 भागों में बांटा है। नंबर 1, आकार में परिवर्तन। यह परिवर्तन विशेष रूप में शारीरिक वृद्धि में दिखाई देता है, किंतु यह मानसिक विकास में भी देखा जा सकता है। नंबर 2, अनुपात में परिवर्तन। नंबर 2, अनुपात में परिवर्तन। नंबर 2, अनुपात में परिवर्तन। बालक का शारीरिक विकास केवल उसके आकार में परिवर्तन तक सीमित नहीं है, उसके सभी अंग एक समान रूप से नहीं बढ़ते। नंबर 3 अगर बात करें पुरानी आकृतियों का लोप, नई आकृतियों की प्राप्ति। जो पुरानी आकृतियाँ होती हैं वह क्या हो जाती हैं? वह लोप हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं और नई आकृतियों की प्राप्ति हो जाती है। विकास के आधार, विकास का जो आधार है वह है नंबर 1 वंशानुक्रम और नंबर 2 वातावरण। विकास वंशानुक्रम हो सकता है और वातावरण के आधार पे भी होता है। तो ये विकास के क्या हैं? आधार हैं। कौन कौन से? 2 आधार हैं, वंशानुक्रम और वातावरण। विकास के कारण क्या हैं? अधिगम और परिपक्वता। क्या है? अधिगम और परिपक्वता। उसके बाद अगर मैं बात करूं
विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो विकास को प्रभावित करने वाले मुख्य निम्नलिखित कारक हैं। नंबर 1 बुद्धि, यौन, अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पौष्टिक भोजन, शुद्ध वायु एवं प्रकाश, रोग तथा चोट, प्रजात, संस्कृति, परिवार में स्थान। यह क्या है? यह जो है विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं। विकास के सिद्धांत कौन कौन से हैं? तो विकास के सिद्धांत अगर बात करें तो विकास की दिशा का सिद्धांत, नंबर 2 निरंतर विकास का सिद्धांत, नंबर 3 विकास की गति में व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, नंबर 4 विकास क्रम का सिद्धांत, नंबर 5 समान प्रतिमान का सिद्धांत, नंबर 6 सामान्य से विशिष्ट प्रक्रियाओं का सिद्धांत, नंबर 7 वंशानुक्रम व वातावरण का अंतःक्रिया का सिद्धांत। तो गाइज आज हम लोगों ने पढ़ा है विकास और अभिवृद्धि। क्या पढ़ा? विकास और अभिवृद्धि। और हमने जाना जो है यूपी टेट में बाल मनोविज्ञान से कितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसके बारे में हमने आपको बताया। अगले वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वह बात करेंगे विकास की अवस्थाएं। किसकी बात करेंगे? विकास की अवस्थाओं पर हम लोग चर्चा करेंगे। गाइज आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे जो भी हमारे भाई बंधु हैं वह यूपी टेट का जो भी जानकारी यहाँ पर दी जाए उसका भरपूर तरीके से फ़ायदा ले सकें। गाइज आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग पुनः फिर मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।